अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं कराऊंगी एक्सरसाइज 6.5। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज और सबसे बड़ी बात यह कि लॉन्ग में आता है। तो अगर ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, अगर आपको याद है तो आपका और लॉन्ग में सवाल आ जाए तो आराम से कवर हो जाता है वो सवाल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इस एक्सरसाइज की स्पेसिफिक क्या बात है कि ये इसमें जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म होती है उस पर दोनों टर्म्स पे स्क्वायर बनना होगा। जैसे आप लोग देखें यहाँ पे ये एक्स का स्क्वायर हो गया और ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये एक्स का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये एक्स का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये है कि हर टर्म पे जो है, अगर मेरे पास कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें डिनोमिनेटर में दोनों पे स्क्वायर बनना हो तो वो मैंने इस तरीके से करना होगा। वो मुझे पता चल जाना चाहिए कि वो एक्सरसाइज 6.5 की बात हो रही है। अच्छा, इस एक्सरसाइज में सिर्फ 3 फार्मूलाज यूज़ होंगे जो कि हैं हमारे पास पेज 6.4 पे। 6.4 के बिल्कुल एक्सरसाइज के नीचे हमारे पास ये है, ये 3 फार्मूलाज हैं और ये सवाल के फॉर्मेट के हिसाब से होता है। जैसे अगर मेरे पास फार्मूला कुछ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मेट में आ रहा है तो मैं सपोजिशन क्या करूँगी, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा सपोज कर दूँगी। अगर मेरे पास फार्मूला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है तो मैं सपोज क्या कर लूँगी, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। और अगर मेरे पास ये फॉर्मेट होगा सवाल का तो मैं एक्स इज इक्वल टू ए सेकंड थीटा करूँगी। अच्छा, ये अभी इतना क्लियर नहीं होगा, जब मैं एक सवाल करवाऊँगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करूँगी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों टर्म्स पे स्क्वायर है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगी, अब मैं बताती हूँ कि किस तरह से हमने किया कि हमने किस तरह का फार्मूला लगाना है। ये मेरे पास है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, अब ये सवाल देखें, ये है पेज 210 पे है, ये 3 फार्मूलाज हैं। अच्छा, अब ये देखें, सवाल का फॉर्मेट से मैच करते हुए हमें हमें सपोजिशन किस तरह करनी है, सवाल के फॉर्मेट से मैच करेंगे। यहाँ पे ए स्क्वायर के नंबर को रिप्रेजेंट करें, ये एक्स स्क्वायर आ गया, रूट है बीच में माइनस है तो ये हमारे पास ये वाला केस आ गया। ठीक है, अब मुझे ये सपोज करना होगा तो मैं कहूँगी लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब ए मेरे पास क्या है, क्योंकि ये 4 है तो ए मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। जैसे कि इस तरह है, ये एक्चुअली है इस तरह 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास एक्स है। तो ए मेरे पास क्या हो गया, 2 है, एक्स इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। डी एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा और एंगल का डेरिवेटिव मेरे पास होता है डी थीटा। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और काम भी करना होता है कि जब अगर मैं ये वाला इस तरीके से सवाल सॉल्व कर रही होती हूँ तो मुझे लिमिट्स को रेडियंस के फॉर्म में लाना होता है। लिमिट्स को रेडियंस के फॉर्म में कैसे लाऊंगी, ये मेरे पास जो इक्वेशन है एक्स इक्वल टू 2 साइन थीटा, इसमें पहले मैं एक्स की जगह 1 लिखूँगी, फिर एक्स की जगह मैं 0 लिखूँगी और मैं लिमिट्स थीटा की फॉर्म में आंसर ले आऊँगी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, लिमिट्स को सीधे सीधे एक्स की जगह पे पुट करूँगी। पहले मैं लिमिट एक्स की जगह मैंने क्या पुट किया, 1 कर दिया, 1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, एक ये फॉर्म हो गया, एक 0 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो थीटा मेरे पास ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ हाफ थीटा मेरे पास। अच्छा, यहाँ पे मैं करके भी दिखा देती हूँ, ये मेरे पास हो गया, शिफ्ट दबा के साइन इनवर्स, साइन दबाएंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ हाफ मेरे पास क्या आ जाता है, π/6। ये मेरे पास क्या आ गया, π/6 और साइन इनवर्स 0 का तो 0 ही होगा। मैं फिर भी एक बार दिखा देती हूँ, 0, तो साइन इनवर्स ऑफ 0 मेरे पास 0 ही आता है। तो मेरे पास 2 एंगल्स आ गए, एक π/6 आ गया और एक मेरे पास आ गया 0 आ गया। तो मैं अब यहाँ पे लिमिट्स में π/6 और 0 पुट करूँगी और जो मैंने सपोजिशन की है वो मैं इस सवाल में पुट करूँगी। मेरे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 1 की जगह मैंने लिख दिया π/6 और 0 की जगह 0 ही रहा। dx मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा डी थीटा, 2 cos थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स की जगह क्या आ गया, ए साइन थीटा, तो ये ए साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा डी थीटा अपॉन इंटीग्रल ये आ गया π/6 और 0 और ये मेरे पास हो गया अंडर रूट 4, सॉरी यहाँ पे मैंने ए लिख दिया है, यहाँ पे 2 आएगा ना क्योंकि हमने 2 ले लिया, क्योंकि यहाँ पे 4 था तो ये 2 हो गया था, तो ये 2 आएगा। तो ये 4 माइनस, अब इसको स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा।
नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 5/6/0 2 cos थीटा डी थीटा अपॉन, ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 4 कॉमन ले लूँगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो ये मैं आगे करके दिखा देती हूँ। ये मेरे पास हो गया 5/6/0 2 cos थीटा डी थीटा, और ये मेरे पास आ गया 4 अंडर रूट 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की। तो ये रूट से बाहर होगा तो ये 2 आ जाएगा और ये कॉस आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे किस तरह होगा, ये मेरे पास हो गया इंटीग्रल 5/6/0 2 cos थीटा डी थीटा, ये मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 2 cos थीटा। ये मेरे पास आ गया 2 cos थीटा। अब ये मेरे पास कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास इंटीग्रल 5/6/0 ये सब कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास सिर्फ क्या बचा, डी थीटा बचा। तो डी थीटा जब भी मैंने पहले ही बताया था कि इंटीग्रल और डी थीटा आ जाए या डी एक्स आ जाए या डी वाई आ जाए, तो हमारे पास क्या हो जाता है, वो सिर्फ एंगल, वो एंगल आ जाता है। अगर फर्स्ट करें यहाँ पे इंटीग्रल डी एक्स होता ना, तो ये एक्स हो जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा, थीटा 5/6/0, तो ये 5/6 माइनस 0, ये मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5/6। अच्छा, यही सवाल जो मैंने अभी करवाया है ये एक सेकंड मेथड से भी हो सकता है, लेकिन वो फिर वही बात होती है कि अगर आपने अच्छी तरीके से फार्मूलाज याद किए हैं तो आप उसको सवाल को बहुत शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको फिर यही तरीका करना पड़ेगा। अच्छा, ये हमारे पास क्या था, सवाल क्या था, हमारे पास 1/0 dx अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर था। ये मेरे पास क्या हो गया, dx अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा, अगर आपने मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं और आप, तो फिर आपको शायद ये समझ ना आए, आपको इसके लिए पहले लेक्चर, मेरा इससे पिछला लेक्चर जो था जिसमें मैंने एक्सरसाइज 6.6 कवर की थी, आपको वो देखनी पड़ेगी। उसमें मैंने कुछ फार्मूलाज का जिक्र किया था जो हमारे पास हैं पेज 200 पे। ये फार्मूलाज थे, ये फार्मूलाज याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये फार्मूला आता है ना, फिर आपका 1 स्टेप सोल्यूशन हो जाता है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मेट है, अब मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ फॉर्मेट। मेरे पास ये सवाल किस फॉर्मेट से मैच कर रहा है, ये है इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस। अब सवाल के फॉर्मेट मैच करें, ये है, ये ए स्क्वायर रिप्रेजेंट कर लिया, बीच में हमारे पास अंडर रूट आ गया, माइनस का साइन आ गया, और ये मेरे पास एक्स हो गया, वही फॉर्मेट बन गया। तो जो मैंने इतना सारा मेथड जो यहाँ पे किया था, उसकी जगह अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप उससे करेंगे, वो भी बिल्कुल एप्लीकेबल है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होता है, जब मैं ये वाला मेथड अप्लाई करूँगी ना, तो फिर मुझे इसकी जो लिमिट्स हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैंने ये मेथड किया था, जब मैंने लिमिट्स को एंगल की फॉर्म में ला रही थी, बिकॉज मैंने एंगल सपोज किया था, तो मैं इसको ना एंगल रेडियंस की फॉर्म में ला रही थी लिमिट को। लेकिन जब मैं सेकंड मेथड अप्लाई करूँगी तो लिमिट्स भी डायरेक्टली लगेगी मेरे पास। तो अब ये सवाल किस तरह हो जाएगा, ये मेरे पास सवाल क्या हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास एक्स है और ये मेरे पास है ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी, और फिर बाद में इसमें हम लोग लिमिट्स लगा दें। चलिए मैं ये इसमें एक्सप्लेन कर ही देती हूँ कि लिमिट किस तरह लगेगी हम लोगों के पास, किस तरह, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट फिर इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि लिमिट किस तरह लगाएंगे। हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2, यहाँ पे जब मैंने फार्मूला में ये मेरे पास लिमिट सी 1/0 प्लस सी लगाया था, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह पहले 1 आ गया, 1/2 आ गया, माइनस साइन इनवर्स, यहाँ पे मेरे पास अब 0 आ गया। तो साइन इनवर्स 1/2 हमारे पास क्या होता है, 5/6, और ये साइन इनवर्स 0 मेरे पास होता है 0, मेरे पास आंसर क्या आ गया, 5/6 प्लस सी। अब आप लोग ये देख सकते हैं कि जो पिछला मेथड था उससे भी मेरे पास यही आंसर आ रहा था, सी लगा दें, सी लगा दें, सी ज़्यादातर लोग लगा ही देते हैं, तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा सी लगा दें। यही वो आंसर आ गया, यहाँ पे भी वो आंसर आ गया। उसको मुझे पूरा 1 पेज लगा था, यहाँ पे सिर्फ हाफ पेज में सवाल हो गया। सिर्फ डिफरेंस कहाँ आया कि अगर आपको ये फार्मूला याद हो, फार्मूलाज आपके अच्छे याद होंगे तो सवाल आराम से हो जाएगा, अदरवाइज़ फिर वो आपको लंबा मेथड करना पड़ेगा। लेकिन ये मेथड आप लोगों ने करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेथड, क्योंकि ये टेक्निक सिर्फ कुछ सवालों में अप्लाई होगी, हर सवाल में नहीं अप्लाई होगी।
तो फिर इसलिए तो ये वाला पूरा मेथड की भी तैयारी करनी है। अच्छा ठीक है, अब ये जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ ये एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा अब यहाँ पे देखें, इसीलिए मैंने अब मैं कह रही थी कि ये हम लोग हर दफ़ा वो शॉर्ट मेथड जो मैंने सेकंड मेथड करवाया था वो अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? अब देखें यहाँ पे मेरे पास जो सारे फार्मूलाज हैं, यहाँ पे dx है, या अगर मेरे पास मैं इसको dy के लिए भी अप्लाई कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे मेरे पास y³ भी आ गया। यहाँ पे dx के अलावा और कुछ भी टर्म नहीं है साथ में, ये सारे डिनोमिनेटर्स में सिर्फ डेरिवेटिव एक दिया हुआ है, उसके साथ कोई x या d या x या y की कोई टर्म नहीं है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, सवाल में y की टर्म है, तो मुझे ऑटोमेटिकली मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि मैं सेकंड मेथड अप्लाई करूँ। अब मैं फर्स्ट मेथड जो मैंने किया था जिसमें सपोजिशन करी थी 3 फार्मूलाज की, मुझे अब उसमें यही अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा अब मैं एक बार ये भी मेंशन कर देती हूँ कि ये फार्मूलाज अब किस तरह सपोज, ये 3 फार्मूलाज हैं। अब मैं सवाल के फॉर्मेट के हिसाब से देखूँगी कि मुझे सपोज क्या करना है। मेरे पास फॉर्मेट ये बन रहा है, किस तरह, अब मैं लिख के दिखा देती हूँ कि ये किस तरह बन रहा है। हमारे पास फार्मूला क्या है, √a² - x² में हम लोग सपोजिशन क्या करेंगे, x = sin थीटा। फॉर्मेट देख लें, रूट आ गया, एक ये जो है मेरे पास a² को रिप्रेजेंट कर रहा है, पीछे माइनस का साइन है, और ये मेरे पास जो है x² जो है वो मेरे पास यहाँ पे अब y² को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फॉर्मेट मेरे पास वही हो गया, तो अब मैं ये सपोज करूँगी। मेरे पास क्या हो जाएगा, x = a की जगह मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, a = 4 sin थीटा। तो dx मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 साइन का डेरिवेटिव होता है cos थीटा d थीटा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और काम ये करूँगी कि मैं लिमिट्स भी लगा लूँ, मुझे ये रेडियंस की फॉर्म में चाहिए। मेरे पास एक तो हो जाएगा x की जगह मैं लगाऊंगी 2 = 4 sin थीटा और 0 = 4 sin थीटा। तो मैं लिखूँगी थीटा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 4/2 क्या हो जाएगा, 1/2 = sin थीटा, और मेरे पास थीटा हो जाएगा sin इनवर्स ऑफ हाफ, जो कि आई गेस 5/6 ही होगा। हाँ 5/6 है, तो ये मेरे पास हो गया 5/6 हो गया। और ये मेरे पास 0 जब होता तो थीटा मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मैं पुट करूँगी इसमें, केस किस तरह पुट करते हैं, ये इंटीग्रल 2 की जगह मेरे पास आ गया 5/6 और यहाँ पे मेरे पास आ गया 0। अच्छा तो अब मेरे पास क्या होगा, ये y³ मेरे पास जो होगा y³ dy है। ठीक है, तो ये मेरे पास x की जो भी वैल्यू होगी वो y को रिप्रेजेंट कर रही होगी। बल्कि अगर आप लोग असल में मैंने फार्मूला जो हम लोग एक्चुअली लेते हैं वही ले लिया है, लेकिन आप कोशिश करें कि इसको इस तरह कर लें कि क्योंकि क्वेश्चन हमें इन टर्म्स ऑफ y दिया हुआ है, क्योंकि सवाल की फार्मूलाज की जनरल फॉर्मेट हमें ये दी हुई है, लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ y दिया हुआ है तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आप x की जगह y ले लें। वो किस तरह हो जाएगा, वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, बस ये हम लोग इसको इस तरह कर देंगे। ये सवाल किसी तरह भी हो सकता है, अगर यहाँ पे x होगा तो मैं इसको सवाल फार्मूलाज को x की फॉर्म में लिख दूँगी, जैसे यहाँ पे मैंने x और dx लिखा। अच्छा अगर मेरे पास सवाल y की फॉर्म में होगा तो मैं सवाल को y की फॉर्म में लिखूँगी। किस तरह, ये मेरे पास x की जगह क्या हो जाएगा, x की जगह सिर्फ मेरे पास हो जाएगा y = 4 sin थीटा और dy मेरे पास क्या हो जाएगा 4 cos थीटा d थीटा। इस तरह हमें ये देखना है, फार्मूला बदलता नहीं है, फार्मूला वही रहता है, सिर्फ देखना होता है कि सवाल इन टर्म्स ऑफ y दिया हुआ है या इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है। बस हम लोगों ने सवाल को चेंज कर देना, अगर मेरे पास इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है तो वो यही रहता है, अगर इन टर्म्स ऑफ y दिया हुआ है तो वो सवाल इस तरह का फॉर्मेट ले लेता है। ठीक है, अब मेरे पास सब काम हो गया, मेरे पास एंगल्स भी निकाल लिए, सपोजिशन भी कर लिया, अब मैंने सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है क्वेश्चन के अंदर। तो ये मेरे पास y की जगह क्या हो गया 4 sin थीटा का क्यूब, dy की जगह क्या आ गया 4 cos थीटा d थीटा। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया √4 का स्क्वायर माइनस y की जगह क्या आ गया 4 sin थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास ये किस तरह हो जाएगा आगे 5/6, ये मेरे पास 0 हो गया, 4 का क्यूब ले लें तो आई गेस 64 ही आता है, और आई एम श्योर 64 आता है। 64 sin क्यूब थीटा 4 cos थीटा d थीटा। कांस्टेंट है 64, मैं इसको बाहर कर दूंगी, हमारे पास कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ये मेरे पास हो जाएगा 16 - 16 sin स्क्वायर थीटा, 16 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/64 मैंने बाहर कर दिया, 5/6 0 sin क्यूब थीटा 4 cos थीटा d थीटा। और ये मेरे पास नीचे क्या आ गया अंडर रूट में
16 कॉमन ले लूँगी तो मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और ये मेरे पास क्या, ये चले मैं नीचे करके दिखा देती हूँ। 64 5/6 और ये मेरे पास आ गया 0 साइन क्यूब थीटा 4 कॉस थीटा डी थीटा। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। 16 कॉस स्क्वायर थीटा है, रूट से बाहर जाएगा तो 4 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये 4 कॉस थीटा ऐसे कर दिया। अब मुझे सिर्फ किसको सॉल्व करना है, साइन क्यूब थीटा को करना है 5/6 और ये मेरे पास आ गया 0। मेरे पास साइन क्यूब थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकती हूँ डी थीटा, क्योंकि ये बेसिस सेम होगी, पावर साइड में साइन क्यूब थीटा ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो 64 5/6 0 साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, और ये मेरे पास आ गया साइन थीटा डी थीटा। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, ये आ गया 64 5/6 0 साइन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक मेरे पास यूँ हो जाएगा, ये मेरे पास हो गया साइन थीटा डी थीटा भी आ जा रहा है साथ, माइनस इंटीग्रल 5/6 अपॉन 0। ये मेरे पास हो जाएगा साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हुए मैं क्या करूँगी, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमारे पास साइन की टर्म भी है हमारे पास कॉस भी दिया हुआ है, तो हम लोगों ने इन दोनों में से किसको सपोज करना है, तो जिसके साथ डी थीटा आ रहा होता है ना उसको सपोज नहीं करते, जो दूसरा वाला होता है उसको सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, लेट u इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो मेरे पास डी यू क्या किसके इक्वल हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, एंगल का डेरिवेटिव है डी थीटा। अब मेरे पास जो है साइन थीटा डी थीटा जो आना चाहिए वो माइनस साइन थीटा डी थीटा होना चाहिए, और मेरे पास साइन थीटा डी थीटा। तो मैं क्या करूँगी, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा दूँगी और माइनस से डिवाइड करा दूँगी। माइनस से मल्टीप्लाई कराऊँगी तो बीच का माइनस हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो फिर मेरे पास ये डेरिवेटिव बन जाएगा। आई समझ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार मैं स्टेप में करके दिखाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे क्या हो गया, इंटीग्रल 5/6 अपॉन 0 साइन थीटा डी थीटा माइनस ये बीच का। अब देखो, जब हम लोगों को कोई चीज़ खुद से ऐड करनी होती है ना तो उसका ऑपोजिट भी लगाते हैं साथ। अगर मुझे मैं यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करा रही हूँ तो यहाँ से माइनस से डिवाइड भी कराऊंगी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बीच का प्लस हो जाएगा, और अंदर जो है वो मेरे पास माइनस आ जाएगी 5/6 0 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब साइन के साथ मैंने यहाँ पे -1 भी लगा दिया ताकि मेरे पास ये डेरिवेटिव पूरा बन जाए। इस डेरिवेटिव में बिल्कुल ये साइन थीटा डी थीटा और इसमें कुछ फ़र्क नहीं था सिवाय माइनस के साइन के, तो वो मैंने खुद ऐड कर दिया। अगर मैं ऐड कर खुद मैंने मल्टीप्लाई करवा दी यहाँ पे माइनस साइन, तो वो मैंने डिवाइड भी करा दिया, तो यहाँ का साइन प्लस हो गया और यहाँ पे मेरे पास माइनस आ गया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सिर्फ सीधा सब्स्टिट्यूट करूँगी, इसका भी एज इट इज़ लिख लूँ ताकि एक ही स्टेप में दोनों को इंटीग्रेट कर दूँ। ये मेरे पास 64 आ गया 5/6 0, ये मेरे पास हो गया साइन थीटा डी थीटा प्लस, अब मेरे पास क्या हो जाएगा, अब मैं सिर्फ सब्स्टिट्यूट करूँगी। ये मेरे पास 5/6 था और ये मेरे पास 0 था, कॉस स्क्वायर थीटा यू, मेरे पास यू को मैंने क्या लिया था कॉस थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये यू स्क्वायर हो जाएगा, और साइन माइनस साइन थीटा डी थीटा किसके इक्वल हो गया, डी यू के इक्वल हो गया, ये डी यू के इक्वल हो गया। अब जिसके ऊपर पावर है उसका डेरिवेटिव मौजूद है, एक पावर ऐड और कोई, तो ये u³/3 हो जाएगा। ठीक है, ये 64 आ गया ब्रैकेट 5/6, और ये ब्रैकेट्स का लगाना और ब्रैकेट की एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करोगे 64 इसी तरह लगाने, अगर आप बगैर ब्रैकेट के 64 लगाएंगे तो वो सिर्फ ऐसा लगेगा कि 64 सिर्फ साइन थीटा डी थीटा के साथ है, हमें 64 जो है वो पूरे के साथ है, तो इसलिए होल का ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। ये मेरे पास हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रल 5/6 अपॉन 0, ये मेरे पास क्या हो जाएगा u³/3 हो गया। अब यहाँ पे खैर इंटीग्रल का साइन नहीं लगेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट ही कर दिया, ये मेरे पास 5/6 आ जाएगा और ये मेरे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी इंटीग्रेट कर देना। साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और ये मेरे पास लिमिट आ जाएगी 5/6 और 0,
प्लस मेरे पास आ जाएगा यू को एक्चुअली मैंने क्या सपोज किया था, यू को मान लिया था कॉस थीटा, तो ये मेरे पास कॉस क्यूब थीटा अपॉन 3 की पावर 5/6 और ये मेरे पास 0 आ गया। ये हो गया। अब मैं क्या करूँगी, सीधा सीधा इसमें लिमिट्स लगाऊंगी। ये मेरे पास 64 आ गया माइनस कॉस 5/6। अब दो लिमिट्स के बीच में हमारे पास हमेशा नेगेटिव का साइन था, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है तो वो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस कॉस 0 हमारे पास 1 होता है प्लस। अच्छा यहाँ पे क्या करूँगी, मैं हमेशा ये बताती आई हूँ कि ये 1 जब भी डिनोमिनेटर में इस तरह आ जाए लिमिट्स लगाते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि कॉन्स्टेंट मेरे पास बाहर आ जाए। तो ये हमारे पास हो गया 1/3 कॉस 5/6 का क्यूब माइनस कॉस 0। क्यूब लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि कॉस 0 1 ही होता है, तो वो क्यूब लगाओ या स्क्वायर लगाओ वो 1 ही रहेगा। ठीक है, और ये होल का ब्रैकेट आगे इसलिए आगे क्योंकि 64 जो है यहाँ पे सब पे लगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास इसको सिर्फ कॉस 5/6 की वैल्यू देख लेते हैं क्या आ रही है। √3/2 आ रही है कॉस 5/6 की वैल्यू। ये मैंने क्या किया 64 माइनस √3/2 कॉस 0 होता है +1। 64 जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 1/3 कॉस 5/6 इसी वैल्यू का क्यूब कर लेता है, तो ये 3√3/8 आ रहा है। ये क्या हो गया 3√3/8 माइनस 1 ये हो गया, और ये इस तरह हो गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई आप लोग आराम से कैलकुलेटर से कर सकते हैं। हम लोगों के पास फाइनल आंसर जो है वो डिफ़र कर सकते हैं, क्योंकि किसी ने अगर मैनुअली कैलकुलेशन कर रहा है, कोई कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा है तो थोड़ा बहुत आंसर में डिफरेंट आता है, लेकिन कोई भी आंसर गलत नहीं होता क्योंकि स्टेप्स सारे वही होते हैं। फाइनल आंसर में थोड़े बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं क्योंकि कोई मैनुअली सॉल्व कर रहा होता है, कैलकुलेटर हमें किस तरह सॉल्व करके देता है। कैलकुलेटर हमें हमेशा रूट नीचे कभी नहीं लाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि कैलकुलेटर रैशनलाइज डायरेक्ट करके कर रहा होता है। अगर कोई मैनुअली कर रहा होता है ना तो वो रैशनलाइज नहीं कर रहा होता, तो इसलिए थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। बाकी जो है कैलकुलेशन और स्टेप्स की पूरे आपको, बल्कि फाइनल आंसर भी अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो उसके आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ये यहाँ पे हमारे पास जो है एक्सरसाइज 6.5 का एक पार्ट हो गया। ये पार्ट 1 था एक्सरसाइज 6.5। सेकेंड पार्ट में मैं कुछ यहाँ के भी क्वेश्चंस, यहाँ की 11, 14, 19 ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं अपने कवर कर दूँगी। अच्छा, अगर आपको यहाँ, आई होप यहाँ तक जितना भी मैंने किया है इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए हो। अगर कुछ नहीं क्लियर हुए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।